टोक्यो में पुलिस एक ऐसे अपराधी का पीछा कर रही है जिसके वांछित पोस्टर हर जगह लगे हैं। लड़का भीड़ भरी सड़क पर जाता है और एक अनजान लड़की को बंधक बना लेता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। उसी क्षण उसकी छाती में दर्द होने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अगले दिन विदेश मामलों के उप निदेशक अपने कार्यालय से बाहर निकल रहे थे, तभी पत्रकारों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बता पाता, वह भी गिर जाता है और दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। पास ही हत्या के आरोपी एक कांग्रेसी को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया जाता है, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह भी पत्रकारों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पूरे शहर में अधिक से अधिक अपराधी अचानक दिल के दौरे से मरने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी कोठरियों के अंदर भी। जैसे ही पुलिस और मीडिया को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता, हर कोई इसके पीछे वाले व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर देता है और उसे किरा कहकर बुलाता है, जो कि हत्यारा शब्द का जापानी उच्चारण है। कुछ लोग किरा जो करती है उसके पक्ष में हैं, क्योंकि अपराध कम हो रहे हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि किसी भी इंसान को भगवान की तरह भूमिका निभाने का अधिकार नहीं है। कुछ धार्मिक समूह वास्तव में सोचते हैं कि इसके पीछे ईश्वर है, जो अंततः पापियों के विरुद्ध निर्णय दे रहा है। एक रात एक समाचार प्रसारण में बताया गया कि एक आदमी एक वित्तीय कंपनी में घुस गया है और कर्मचारियों को बंधक बना रहा है। जब लाइट टीवी पर अपराधी का नाम और तस्वीर देखता है, तो वह तुरंत अपनी नोटबुक निकालता है और नाम लिखता है। कुछ ही सेकंड में रिपोर्टर ने घोषणा की कि अपराधी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अगले दिन कॉलेज में लाइट और उसकी प्रेमिका शियोरी कियारा के विषय पर चर्चा करते हैं। शियोरी किरा के कार्यों के खिलाफ है और कानून में विश्वास करता है, यह बताते हुए कि वकील बनने पर लाइट लोगों की अधिक निष्पक्षता से मदद करेगा। हालांकि लाइट का मानना है कि उसका कानून पर से विश्वास उठ गया है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पुलिस प्रणाली में सेंध लगाई और पाया कि अपराधियों को पकड़े या दंडित किए बिना बहुत सारे मामले छोड़ दिए गए। इस पर विश्वास करने से इनकार करते हुए एक रात वह एक बार में गया, जहां उसने अपराधियों को यह बात करते हुए सुना कि उन्हें हत्या करना कितना पसंद है। जल्द ही उन्होंने देखा कि लाइट उन्हें घूर रही है और उन्होंने उसे चाकू से धमकाया, क्योंकि उन्होंने बताया कि कोई भी उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाल सकता। शियोरी को भी कहानी से घृणा है, लेकिन लाइट वास्तविक अंत को साझा नहीं करती है। जब वह बार से बाहर निकला तो सिस्टम की वर्तमान स्थिति से निराश होकर लाइट ने अपनी कानून की किताब को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। पास में ही उन्हें एक रहस्यमयी नोटबुक मिली जिसके कवर पर डेथ नोट लिखा हुआ था। वह इसे घर ले गया और पहला पृष्ठ पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि नोटबुक में जिसका भी नाम लिखा होगा वह मर जाएगा। लाइट ने सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन जब उसने समाचार में एक हत्यारे को खुला देखा तो उसने सिर्फ मनोरंजन के लिए नोटबुक पर नाम लिखा। अगली सुबह उसने अखबार पढ़ा और यह जानकर स्तब्ध रह गया कि अपराधी मर गया था। पहले तो उसने सोचा कि यह एक संयोग है, लेकिन बाद में जब वह टहल रहा था तो उसने बार से अपराधी को देखा और फिर से प्रयास करने का फैसला किया। लाइट ने सड़क के उस पार से देखते हुए नोटबुक पर उस लड़के का नाम लिखा और उसे आश्चर्य हुआ। वह लड़का अचानक गिर गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि नोटबुक शक्तिशाली है, तो लाइट ने अन्य नियम पढ़े। नोटबुक केवल तभी काम करती है जब लेखक अपने दिमाग में उस व्यक्ति के चेहरे की कल्पना कर सके, और यदि व्यक्ति का नाम लिखने के बाद 40 सेकंड के भीतर मृत्यु का कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, वे दिल का दौरा पड़ने से मर जाएंगे। बाद में लिखत घर चला गया, तभी उसकी नजर एक भयानक प्राणी पर पड़ी जिसने अपना परिचय रयुक के रूप में दिया। यह पता चला कि वह एक गंभीर रीपर था और केवल नोटबुक को छूने वाले लोग ही उसे देख सकते थे। वह व्यक्ति था जिसने लाइट को खोजने के लिए नोटबुक को छोड़ा था और वह देखना चाहता था कि एक इंसान इसके साथ क्या कर सकता है, इसलिए लाइट उसे जितना चाहे उतना उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। यह सुनने के बाद लाइट ने अपराध रहित दुनिया बनाने के लिए डेथ नोट का उपयोग करने की शपथ ली। 4 महीने बाद पुलिस अभी भी किरा मामले की जांच कर रही है, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं है। इसमें शामिल जासूसों में से एक सोइचिरो है, जो लाइट का पिता भी है। पुलिस किसी भी सुराग के लिए बेताब है, इसलिए वे एल के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जो एक रहस्यमय प्रतिभा है जो अपने बटलर द्वारा संभाले गए लैपटॉप के माध्यम से उनके साथ संचार करता है। एल ने दुनिया भर में हो रहे सभी रहस्यमय अपराधों के डेटा का विश्लेषण किया है और निष्कर्ष निकाला है कि एल जापान में है। इसे साबित करने के लिए वह पुलिस के साथ एक योजना बनाता है। कुछ समय बाद लाइट एक विशेष विश्वव्यापी प्रसारण देख रहा है, जिसमें एक जासूस कसम खाता है
कि उसके पास कियारा को पकड़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उसका नाम स्क्रीन पर है, इसलिए लाइट तुरंत इसे डेथ नोट पर लिख देती है और वह व्यक्ति टेलीविजन पर मर जाता है। अचानक एल का लोगो स्क्रीन पर दिखाई देता है और उसकी आवाज से पता चलता है कि यह सब एक जाल था। जो व्यक्ति मर गया वह सिर्फ मौत की पंक्ति से एक अपराधी था और प्रसारण वास्तव में दुनिया भर में नहीं था। इसे लाइट को चकमा देने के लिए इस तरह प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वास्तव में यह केवल उसके स्थान की पुष्टि करने के लिए जापान में प्रसारित किया गया था। एल ने लाइट को पकड़ने और उसे मौत की सजा देने का वादा करके प्रसारण समाप्त किया। लाइट जवाबी हमला करना चाहता है, लेकिन उसके पास एल का असली नाम या चेहरा नहीं है, इसलिए वह शक्तिहीन है। रयुक बताते हैं कि उनकी रीपर आंखें लोगों के नाम और मृत्यु का समय देखने में सक्षम है। इसी तरह वह आत्माओं को इकट्ठा करते हैं। वह इस शक्ति को लाइट के साथ साझा कर सकता है, लेकिन उसे अपने शेष जीवनकाल का आधा हिस्सा चुकाना होगा, इसलिए लाइट ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगले दिन एल पुलिस को अपने द्वारा की गई नई गणनाओं के साथ प्रस्तुत करता है, जिससे पता चलता है कि मौतों का सभी समय कॉलेज की समय सारिणी से मेल खाता है, जिसका अर्थ है कि कियारा एक कॉलेज छात्र है जो कक्षाओं के दौरान हत्या नहीं करता है। चूंकि लाइट अपने मामले को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रणाली में एक्ट करता रहता है, वह जल्दी से उनके निष्कर्षों के बारे में जान लेता है और याद रखता है कि नोटबुक के नियम बताते हैं कि वह मौत का समय और कारण स्थापित कर सकता है, इसलिए वह मौतों का एक समूह लिखता है और उन्हें प्रोग्राम करता है, पूरे दिन के दौरान होता है। जब एल यह देखता है तो वह बता सकता है कि किरा उसके ट्रैक को कवर कर रही है और निष्कर्ष निकालती है कि फोर्स में कोई है जो जानकारी लीक कर रहा है। उसके पास सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की जांच शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ दिनों बाद लाइट रयुक के साथ सैर कर रही है और उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रयुक का कहना है कि वही व्यक्ति 2 दिन से लाइट का पीछा कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे तटस्थ रहना होगा। कुछ समय बाद लाइट और शियोरी बस लेते हैं और वह आदमी उनके पीछे बैठता है। प्रकाश तुरंत उसका सामना करता है, लेकिन वह आदमी दिखावा करता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। तभी एक पागल आदमी बस में चढ़ता है और यात्रियों को बंधक बना लेता है। लाइट उसे एक वांछित अपराधी के रूप में पहचानती है जो हाल ही में जेल से भाग गया है और वह मदद करना चाहता है, इसलिए वह एक कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वह उससे निपटने वाला है। जब उसके पीछे वाला आदमी यह देखता है तो वह तुरंत उसे खतरे से आगाह करता है और उससे कहता है कि वह उस पर भरोसा करे क्योंकि वह FBI है। लाइट उस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वह आदमी उसे अपना बैज दिखाता है और लाइट देख सकती है कि उसका नाम रे है। लोगों को बात करते हुए देखकर अपराधी करीब आता है और लाइट से कागज का टुकड़ा छीन लेता है, जो डेथ नोट का फटा हुआ हिस्सा बन जाता है। इससे उस आदमी को रयुक देखने का मौका मिल जाता है, इसलिए वह तुरंत घबरा जाता है और गोली चला देता है। गोलियां रयुक को चोट नहीं पहुंचा सकती और अपराधी अधिक डर जाता है, इसलिए वह बस से बाहर निकलता है, लेकिन एक कार की चपेट में आ जाता है और तुरंत मर जाता है। लाइट घटनाओं के इस मोड़ से आश्चर्यचकित नहीं है। उसने अपराधी को मारने और साथ ही एजेंट की पहचान प्राप्त करने के लिए यह सब नोटबुक में लिखा था। अब लाइट को पता है कि पुलिस सूचना लीक करने वाले की तलाश कर रही है। वह रे को मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मुख्य संदिग्ध बन जाएगा, इसलिए उसे पहले मामले से जुड़ी हर FBI की पहचान जुटानी होगी। कुछ समय बाद रे ने दिन की योजनाएं अचानक रद्द करने के बाद अपनी मंगेतर नाओमी को अलविदा कह दिया। यह संदिग्ध लगने पर नाओमी उसका पीछा करने लगती है और उसके साथ मेट्रो में चढ़ जाती है। इस बीच रे एक लिफाफा उठाता है जिसे कोई उसके लिए छोड़ गया था और उसे एक रेडियो के साथ कागज की शीटों का एक गुच्छा मिला। उस समय लाइट दूसरी ट्रेन कार से उससे संपर्क करती है और विकृत आवाज का उपयोग करते हुए कहती है कि वह कियारा है। जब रे सबूत मांगता है तो लाइट रे के बगल में बैठे व्यक्ति को मार देती है, जो एक अपराधी भी है। लाइट ट्रेन के सभी यात्रियों को मारने की धमकी देती है अगर रे ने वैसा नहीं किया जैसा वह कहता है, इसलिए रे उसके निर्देशों का पालन करता है। अपने लैपटॉप पर वह पुलिस डेटाबेस तक पहुंचता है और मामले में शामिल FBI एजेंटों की सूची देखता है। फिर वह उनकी प्रोफाइल तस्वीरों को देखते हुए सभी नामों को कागज की शीट पर कॉपी कर देता है। सभी FBI एजेंट एक ही समय में मरने लगते हैं और खिड़की में रयुक को देखने के बाद रे ट्रेन से बाहर निकलता है, लेकिन उसे भी दिल का दौरा पड़ता है। नाओमी उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लाइट ट्रेन के अंदर से यह देखती है और लिफाफा बरामद करते समय संतुष्टि से मुस्कुराती है, जिससे पता चलता है कि उसने रे को जो कागजात दिए थे वे डेथ नोट के पन्ने थे। बाद में पुलिस स्टेशन में सोइचिरो अन्य पुलिसकर्मियों को बताता है
कि किरा ने एजेंटों को मारना शुरू कर दिया है, इसलिए बल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसमें शामिल सभी लोगों को इसके लिए दंडित या न्याय किए बिना अब जाने की अनुमति है। अधिकांश टीम तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है और केवल कुछ अधिकारी मदद के लिए पीछे रह जाते हैं। चूंकि चीजें गंभीर होती जा रही हैं, टीम एल से व्यक्तिगत रूप से मिलने की मांग करती है। उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और वे जल्द ही एक अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां अंततः उनकी मुलाकात एल से होती है, जो बहुत छोटा है। एल ने अनुमान लगाया है कि किरा मौत के समय और कारण में हेरफेर कर सकती है, लेकिन उसे पीड़ित के नाम की भी आवश्यकता है, इसलिए वह सभी को अब से नकली नामों का उपयोग करने के लिए कहता है। एल सबवे स्टेशन के सभी सुरक्षा कैमरे के टेप देखता है और देखता है कि मरने से पहले रे ने ट्रेन में किसी की ओर इशारा किया था। फिर वह पुलिस को बताता है कि उनके परिवार संदिग्ध हैं और 1 सप्ताह तक उन पर नजर रखी जाएगी। इस बीच यह पता चला कि नाओमी FBI भी हुआ करती थी और यहाँ तक कि एल के लिए भी काम करती थी। वह रे के लिए न्याय चाहती है और खुद ही जांच शुरू कर देती है। अंतर ड्राइवर से बस घटना के बारे में कुछ विवरण प्राप्त करती है। संदेह होने पर वह कॉलेज में लाइट का सामना करने जाती है, लेकिन वह कुछ भी जानने से इनकार करता है। जाने से पहले नाओमी ने स्वीकार किया कि लाइट को दोषी साबित करने की अपनी योजना के तहत उसने उसे एक नकली नाम दिया था। जब लाइट घर लौटता है तो वह देखता है कि उसने अपने दरवाजे पर जो पेंसिल लीड लगाई थी वह फर्श पर है, जिसका मतलब है कि कोई उसके शयन कक्ष में था। वह अंदर जाता है और रयूक को नजरअंदाज करते हुए अपने होमवर्क पर काम करता है, जिससे वह दूसरे से और अधिक नाराज हो जाता है। बाद में जब लाइट टहलने के लिए बाहर जाता है तो वह रयूक को समझाता है कि शायद उसके कमरे में कोई खराबी है। उसका सिद्धांत सही है और अब एल और पुलिस उसके कमरे पर 24/7 नजर रख रहे हैं। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता। अंततः एक अपराधी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और सोइचिरो को लगता है कि यह पर्याप्त सबूत है, लेकिन एल बताते हैं कि क्यारा मृत्यु के समय में हेरफेर कर सकती है, इसलिए उन्हें हाल ही में पकड़े गए अपराधी की मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद प्रकाश रात के खाने के बाद चिप्स का एक बैग लेकर अपने कमरे में जाता है, जिसे वह पढ़ाई के दौरान खाता है। उस समय समाचार प्रसारण एक नए अपराधी से जुड़े मामले के बारे में बात करता है, जो जल्द ही दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। सोइचिरो यह देखकर प्रसन्न हुआ क्योंकि इससे साबित होता है कि उसका बेटा निर्दोष है और एल के पास उन्हें कैमरे हटाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही उसे अभी भी संदेह हो। अगले दिन रयूक ने पुष्टि की कि कोई भी बग नहीं बचा है और लाइट ने बताया कि उसने यह कैसे किया। उसने चिप्स के बैग के अंदर एक छोटा टीवी और डेथ नोट का टुकड़ा छिपा दिया, फिर बैग के अंदर अपने हाथ से लिखा। कुछ समय बाद नाओमी ने एल को फोन करके बताया कि वह उन्हें आवश्यक सबूत देगी। इस बीच लाइट शियोरी के साथ डेट के लिए एक आर्ट गैलरी में जाती है। तभी पता चलता है कि नाओमी ने उसे बंधक बना लिया है। गुस्से में नाओमी लाइट से कबूल करने के लिए कहती है, लेकिन वह इनकार करता रहता है कि वह किरा है और शियोरी की जान की भीख मांगता है। हताश होकर नाओमी ने यह देखने के लिए अपना असली नाम बताया कि क्या वह उसे मार डालेगा और लाइट एक पेन पकड़ लेती है, जबकि एल सुरक्षा कैमरों के माध्यम से सब कुछ देखता है। उसी समय पुलिस आ जाती है और नाओमी का ध्यान भटक जाता है, जिससे शियोरी को खुद को मुक्त करने और लाइट की ओर भागने का मौका मिलता है। नाओमी घबरा जाती है और अपनी बंदूक से गोली चला देती है, जिससे गलती से लाइट की जगह शियोरी को गोली लग जाती है। वह उसकी तरफ दौड़ता है और शियोरी मरने से पहले उसे चूम लेती है। दोषी महसूस करते हुए नाओमी ने खुद को मिटाने और रे के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बाद में रयूक ने लाइट से शियोरी के बारे में पूछा, तभी उसे पता चला कि लाइट बिल्कुल भी दुखी नहीं है और वह अभिनय कर रहा है। यह पता चला कि यह अपना नाम साफ करने की उनकी योजना का हिस्सा था। उन्होंने रे की सगाई की जांच करके और उस चर्च का पता लगाकर नाओमी का नाम खोजा था जहां जोड़े को आरक्षण मिला था। फिर उसने उससे वे सभी काम करने को कहा जो उसने एक क्षण पहले किए थे, जिसमें बंदूक को बेतरतीब ढंग से चलाना और खुद को नष्ट करना भी शामिल था। उन्होंने यह भी लिखा कि शियोरी पास में होगा और उसी समय बंदूक की गोली से मारा जाएगा, और चूंकि जापान में लगभग कोई भी बंदूक नहीं रखता है, मृत्यु नोट स्वाभाविक रूप से मौतों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि रयूक जैसा गंभीर रीपर भी लाइट की शीतलता से घृणा करता है। अपना नाम साफ होने के कारण लाइट बहुत परेशान होने का नाटक करता है और शियोरी की मौत के पीछे के अपराधी को पकड़ना चाहता है। चूंकि लाइट ने अतीत में बल की मदद की है, सोइचिरो उसे इस मामले में भी मदद करने के लिए सहमत है। फिर लाइट को एल से मिलवाया जाता है, जो उससे उसी चिप्स के बैग को खाते हुए मिलता है जिसे लाइट ने अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया था। इस बीच
मीसा नाम की एक सेलिब्रिटी एक पागल सहकर्मी से दूर भाग रही है जो उसका सब कुछ अपने लिए चाहता है। अचानक वह आदमी दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है और मीसा को जमीन पर एक मौत का नोट दिखाई देता है।